So hello people, welcome to the channel CATV, and in this video we are going to do transaction exposure and transaction and operating exposure questions. ठीक है, तो इसके पहले हमने नोस्टो वोस्टो लोरो अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करे थे, जो क्वेश्चन फॉरेन एक्सचेंज में एकदम एंड पे आते हैं और जो कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या है कि कैंसिलेशन एक्सटेंशन करके उसको ख़त्म कर देते हैं फॉरेक्स को, और नोस्टो वोस्टो अकाउंट के जो ईजी से क्वेश्चन हैं हम वो कर नहीं पाते। फिर एंड में जब वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते तो वो फिर आप कोप अप नहीं कर पाते हो, तो बेटर है कि आप उसको अभी से ही करते हुए जाओ। ठीक है, तो वो करने के बाद अब हम जो है ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये पर्टिकुलर कंसेप्ट शीट है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट शीट है। जब हम क्वेश्चन करेंगे राइट, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ इसको रेफ़र करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या इसको पढ़ने से क्या हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या ये इसको पढ़ने से क्या हमको एक अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो पहले हम एक बार क्वेश्चन को करते हैं बिना किसी देर के। अब हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन की बुक भी होगी, आपके पास सॉल्यूशन की भी बुक होगी, ठीक है, तो आप वो दोनों ओपन करके रखिए। सॉल्यूशन की बुक आप साइड में रखिए ताकि एट द एंड हम सॉल्यूशन को मैच कर सकें कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो शांति है उसने एक्सपोर्ट करे हैं 200 पीस। तो जो भी आपको डायग्राम बनाना बनाओ, मैं भी अपनी तरफ से बना रहा हूँ कि उसने एक्सपोर्ट करे हैं 200 पीस, ठीक है, ऑफ डिज़ाइनर ज्वेलरी टू USA टू एट $200। तो 200 पीस एक्सपोर्ट करे, उसे $200 में एक्सपोर्ट करे। टू मैन्युफैक्चर एंड डिज़ाइन दिस ज्वेलरी शी इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। अब उसने जो है रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करा था, ठीक है, और येन में इम्पोर्ट करा था, और 6000 येन का इम्पोर्ट करा था ईच पीस, पर पीस 6000 का, और 200 पीस थे। तो एक तरीके से 12 लाख येन का उसने इंपोर्ट करा, और 200 पीस और $200, तो $40,000 का एक तरीके से एक्सपोर्ट हुआ। 12 लाख येन का परचेस, $40,000 का एक्सपोर्ट, राइट। अब द लेबर कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड इंकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ईच पीस। जब ईच पीस की बात कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं ईच पीस को बनाने में, जैसे कि परचेस करने में एक तो 6000 येन है, तो उन्होंने ये बोला कि लेबर और मटेरियल वेरिएबल ओवरहेड, तो लेबर तो हमारी 1300 रुपये है और वेरिएबल ओवरहेड हमारे 650 रुपये है, पर 6000 येन है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। और ऑन द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट पे ये पर्टिकुलर रेट थी, ठीक है, कि रुपी बाय एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, तो डेट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जब इंपोर्ट करा तो ये रेट थी, एक्सपोर्ट करा तो ये रेट थी, जो भी है। अब शांति इज एक्सपेक्टिंग दैट बाय द टाइम द एक्सपोर्ट रेमिटेंस इज़ रिसीव। तो वो सोच रही है कि जब तक एक्सपोर्ट रेमिटेंस रिसीव होगा एंड पेमेंट इज़ मेड, तो जब ऐसा होगा बाय द टाइम जो रेमिटेंस हमको रिसीव हो फिर हम पेमेंट करें, तो जो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट है कुछ इस हद तक हो जाएंगे अभी के रेट से। ठीक है, तो आपको दो रेट देख रखिए, एक तो डेट ऑफ एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्सपेक्टेड रेट, ठीक है, जब आपको रेमिटेंस आएगा। अब आपको जो है कैलकुलेट करना है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है, उसका रिजल्ट निकालना है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कितना है। अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता क्या है, इसको अब अपन जो है एक बार नोट से समझ लेते हैं। एक बार हमने क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ले ली। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है कि डेट ऑफ एक्सपोर्ट पे जो स्पॉट है, और जब एक्सपोर्ट का पेमेंट आएगा फिर जब हम उसको फिर पे करेंगे, एक्सपोर्ट का रिसिप्ट आएगा जब हम पे करेंगे, तो जो एक टाइम गैप है इसमें रेट चेंज हुआ है, एंड दैट रेट लीड्स टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। तो आपको ले जाके करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकालना है ना, तो पर्टिकुलर डेट पे निकाल लो एक बार, और एक बार जब उसका रेमिटेंस आएगा तब का निकाल लेते हैं। तो पहले भी अपन डेट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि शांति तो है इंडिया की, तो सब कुछ इंडिया में ही कैलकुलेट करो, ठीक है। तो आप चलो कैलकुलेट करो कि एक पीस है, देखो पहले अपन एक पीस का कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर जो है उससे अपन जो है 200 पीस का निकाल लेंगे। चलो, तो पहले एक पीस है, एक पीस $200, ठीक है, $200 को करो आप रुपीस में कन्वर्ट, डॉलर सेल होगा, सेल बिड पे होगा, 200 × 65 करो 13,000, ठीक है, ये हमारा हुआ 13,000। फिर अब मटेरियल था, तो देखो पहले सेल हो गया, ये रॉ मटेरियल है। अब देखो रॉ मटेरियल हमारा 6000 येन है, येन को कन्वर्ट करो। अब येन को रुपये में कन्वर्ट करना है, तो रुपये बाय येन का तो रेट दे के नहीं रखा है,
तो हमको इम्प्लाइड एक रेट निकालना पड़ेगा, रुपी बाय यूएस, ठीक है, और JPY बाय यूएस और रुपी बाय येन निकालना है। और हमको जो है बिट रेट चाहिए, क्योंकि सॉरी हमको आस्क पे परचेस करना है, तो आस्क चाहिए। तो ऐसे केस में 66 डिवाइड बाय 115, तो 5739 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो 0.5739 इंटू 6000, ये आया 344,343.40, ठीक है। 4 डेसिमल हमने ले लिए। ये रॉ मटेरियल हो गया। रही बात है लेबर की, तो लेबर तो हमारा था ही कितना 1300, और ओवरहेड हमारे थे 650। करो कैलकुलेट, 13,000 में से 3,443.40 माइनस करा, फिर 1300 माइनस किया, 650 माइनस किया, तो इस तरीके से 7606.6 आया। और इसको मल्टीप्लाई किया 200 पीस से, तो 1521320 आया, राइट। ये चलो ठीक है, आपने एक पीस का कैलकुलेट करा और आपका जो है वो सारा पीस का निकालना था, ठीक है। 1521320 आया, ये आपने कैलकुलेट किया। अब यही जो है, यही पर्टिकुलर तरीका आपको उस डेट पे निकालना है। आपको रेट याद होनी चाहिए कि भैया देखो $200 है, $200 में हम बेच रहे हैं, उस टाइम जो है पैसे आएंगे, ठीक है। आप जो है बीट पे सेल करोगे तो 68.90, ठीक है। तो 200 है 68.90, 200 इंटू 68.90 ये हो गया 13780। चलो रॉ मटेरियल की बात करें तो देखो 6000 येन, ठीक है, और रुपी बाय येन का वापस हमको रेट निकालना है, ठीक है। तो 69.25 डिवाइड बाय 69.25 डिवाइड बाय है 105, ये हो गया अपना 0.6595। ये जो 0.6595 है उसको आप 6000 से मल्टीप्लाई 6000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3957 ये कटेगा। इसके बाद आपका 1300, इसके बाद आपका 650 ये कटा, तो 13780 माइनस 3957 माइनस 1300 माइनस 650, ये 7873 आएगा। और ये जो 7873 है इसको बाकायदा आप 200 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 1574600 आएगा। तो 76, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रहेगा। दो तरीके कैलकुलेट करने के, कि आप एक यूनिट का कैलकुलेट करके 200 यूनिट का निकाल लो, या तो आप डायरेक्ट 200 यूनिट का ही कैलकुलेट करो टोटलिटी में, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो इसी पे ही बेस्ड हो गया था, ठीक है, जहाँ पे हमने डेट ऑफ एक्सपोर्ट एंड डेट ऑफ रेमिटेंस पे हमको निकालना था। दूसरा क्वेश्चन सबसे ट्रिकी है, जहाँ पे हमको जो है ये वाले पर्टिकुलर कंसेप्ट का यूज़ होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो ओमेगा, तो ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट AC टू जर्मनी। अब वो क्या करता है कि जर्मनी में जो है AC एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है भैया। बाय इम्पोर्टिंग ऑल दी कंपोनेंट फ्रॉम सिंगापुर, जर्मनी में एक्सपोर्ट करता है और सिंगापुर से कंपोनेंट जो है लेता है। अब कंपनी इज एक्सपोर्टिंग 2400 यूनिट, जर्मनी में एक्सपोर्ट कर रहा है 2400 यूनिट, इसमें यूरो में, यूरो कौन सा 500 यूरो। अब कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कंपोनेंट, ठीक है, इम्पोर्टेड कंपोनेंट कितना $800, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड कंपोनेंट $800 है, ठीक है। अब 2400 यूनिट बेच रहा है तो कंपोनेंट भी हर एक का एक ही होगा, तो 2400 कंपोनेंट ही हम मान लेते हैं। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 1000 रुपये और 1500 रुपये। कैश फ्लोज इन फॉरेन करेंसी आर ड्यू इन नेक्स्ट 6 मंथ। तूने एक्सपोर्ट कर दिया ना, तो 6 महीने में धन वर्षा होगी, ठीक है, कैश फ्लोज रहेंगे, ठीक है। तो एक तो हो गया करंट डेट, ठीक है, वो एक हो गई 6 महीने बाद की डेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लॉस एंड गेन ड्यू टू ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। अब है क्या इसमें, एक स्पॉट पे कैलकुलेट करो, एक जो है 6 महीने बाद कैलकुलेट करो, तो ठीक है, ये ईजी है, एक बार निकाल लेते हैं। हम तो एक यूनिट का निकालेंगे, फिर देन इसको टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करके फिर हम टोटलिटी पे जाएंगे, ठीक है। तो देखो आपने 500 यूरो, ठीक है, 500 यूरो में बेचा, तो यूरो आपने सोल्ड किया, तो यूरो सोल्ड कर रहे हो आप, तो आप किस में करोगे, मतलब यूरो में सोल्ड करो, यूरो मिलेगा, आप बेचोगे ना, यूरो को दोगे ना, तो आप बिट पे दोगे, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर कॉस्ट है, कॉस्ट में $800 है। अब $800 है तो करो, $800 तो आपने परचेज़ किए होंगे,
800 इंटू 27.25 21,800, तो 25,750 माइनस 21,800, ये हो गया 3,950। अब जो है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट 1000, 1500, 2500 माइनस करो, 3,950 में से 2500 माइनस करो तो 1450 आएगा। ठीक है, अब 1450 इसका प्रॉफिट आया। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो है डेट, उस पर्टिकुलर डेट पे प्रॉफिट आया 1450। ठीक है, और बनती बात है कि हम 2400 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,80,000 आएगा। ये इन्फ्लोस हमारा होना चाहिए। पर 6 महीने बाद, ठीक है, जब रेमिटेंस हो रहा है, जब कैश फ्लोज हो रहे हैं, यही जो 500 यूरोज़ है, ठीक है, ये सेल जो 51.50 पे पहले करा था, ठीक है, अब देखो क्या है, यही जो है अब बिट पे सेल होगा तो 52 पे सेल होगा, तो अच्छी बात है। 500 इंटू 52, ये हो गया हमारा 26,000। $800, ठीक है, हम परचेस करेंगे। 800 इंटू 27.75, ये है 22,200, तो 26,000 माइनस 22,200, ये हो गया 3,800। फिर बनती बात है कि उसके बाद आपको जो है खर्चे, जैसे 1000 और 1500 माइनस 2500, तो 3,800 माइनस 2500, ये आया हमारा 1,300। तो ये हमारा सिर्फ 1,300 का ही प्रॉफिट हो रहा है। 1,300 को मल्टीप्लाई करेंगे 2400 यूनिट से, और 31,20,000 आ रहा है। तो 34,80,000 और 31,20,000, तो एक तरीके से 3,60,000 का हमको ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है, ये लॉस है। तो ये पर्टिकुलर था कंसेप्ट, ये तो हमने देखा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। अभी तक हमने इसी कंसेप्ट पे पूरा क्वेश्चन करा है। अभी भी इस क्वेश्चन का पहला पार्ट इस पे ही हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। पहला पार्ट तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम एक बार जो है अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अभी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कैलकुलेट द गेन, लॉस एंड गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर बेस्ड ऑन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कैलकुलेट गेन और लॉस निकालो ड्यू टू ट्रांजेक्शन। अब देखो ट्रांजेक्शन भी आया और ऑपरेटिंग भी आया। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ऑफ AC 25,000 है, वो बोल रहा है कि छोड़ो यार ये जो तुम बोल रहे हो यूरो, ठीक है, ये कितने में बेचो, 500 यूरो में ना। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस है 25,000, ठीक है। इफ़ द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस 25,000 और करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू करंट एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये जो करंट एक्सचेंज रेट है ना, ये तो जो स्पॉट पे था, ये चेंज हो गया। बोला कि ये वाला मत यूज़ करो, ये वाला यूज़ करो, ठीक है। तो पहले तो हम जो है एक नई एक्सचेंज रेट से एक बार हम पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब नई एक्सचेंज रेट है और 25,000 है, बाकी सब तो सेम है, पर ये इन्होंने 25,000 बोल दिया। तो ठीक है, एक बार हम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो एक नॉर्मल तरीका रहता है, उस नॉर्मल तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो अभी हम 6 महीने बाद की बात नहीं कर रहे, इसने सिर्फ करंट एक्सचेंज रेट की बात करी ना, तो करंट एक्सचेंज रेट का ही हम निकालते हैं। तो वो सेल तो वही है 25,000 और न्यू एक्सचेंज रेट दे दिए, ठीक है। तो जो कॉस्ट है, ठीक है, तो वो $800 है, ठीक है, $800 है। आप परचेस करोगे तो महंगा ही परचेस करोगे, तो 800 इंटू 27.15 21720। फिर रही बात आती है 2500, तो आपने 2500 माइनस कर दी, ठीक है। तो ये आपका आया 780। अब ये जो 780 है, करो उसको 2400 से मल्टीप्लाई, ये 18,72,000 जो भी आपका ये आ रहा है। ये क्या है, ये आपका जो है नया एक्सचेंज रेट है, और जिसमें भी जो है एक्सचेंज रेट भी नया है और सेल प्राइस भी चेंज हो गई। अब ये कैलकुलेट करा है तो 6 महीने बाद का भी कर लेते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है 6 महीने बाद का कैलकुलेट करते तो 6 महीने बाद भी वो 25,000 तो वही रहेगा, क्योंकि अब तो उसको, हाँ, अब पॉइंट ये है कि 25,000 रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हाँ रहेगा। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ही कर दी 25,000, तो 6 महीने बाद अमाउंट का डॉलर थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो वो 25,000 है, ठीक है। वही $800 है, तो $800 है भाई, परचेस करना इंटू 27.75, ये हो गया 22,200 माइनस 2500 माइनस 3500, नहीं माइनस 2500 होगा ना, 1,500, ठीक है। तो 25,000 माइनस 22,200 माइनस 2500, तो ये होगा 300। तो 300 ये और 2400 यूनिट, ये हो गया आपका 7,20,000, ठीक है। तो हो गया 18,72,000 और 7,20,000। अब ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पहले जो था हमारा, वो आया था 3,60,000 का लॉस, आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि जब कैश फ्लो हुए तब तो आपको कम ही मिले,
इधर भी ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 18,72,000 माइनस 7,20,000, तो इधर भी 11,52,000 का लॉस ही हुआ है। उधर भी देखे तो 3,60,000 का लॉस ही हुआ है, राइट। पर देखो उधर जो 3,60,000 का लॉस था, उधर जो 3,60,000 का लॉस था उसमें सिर्फ रेट्स चेंजेस थे, ठीक है, और ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकाला। इधर जो आ रहा है डिफरेंस, ठीक है, जो है 18,72,000 और 7,20,000, ये जो है इसमें डिफरेंस में जो है सिर्फ रेट का ही फ़र्क नहीं है, मतलब सिर्फ एक्सचेंज रेट का ही फ़र्क नहीं है, दूसरा भी फ़र्क है। पर ठीक है, आपने जो है 11,52,000 निकाला, ठीक है, तो ये अपना ट्रांजैक्शन एक्सपोजर था। तो उधर कितना था 3,60,000 और एक इधर 11,52,000। तो एक तो निकला 18,72,000 और 7,20,000 में से जो ठीक है डिफरेंस है वो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है, ठीक है। अब देखो तो देखो ये जो अभी अपन ने करा, तो अपन ने क्या किया था, जो स्पॉट करंट का दे के रखा था 6 महीने बाद का जो कैश फ्लोज है उसका डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर था। इसमें भी जो नए का दे के रखा है 6 महीने बाद का जो था ये अपन ने निकाला, ये दो अपन ने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकाले थे। अब देखो समझो इधर क्या हो रहा है कि जो करंट का स्पॉट प्राइस है वो चेंज इन प्राइस तो हुआ भाई, ऐसा है कि वो आपने 500 यूरो में बेचा, ठीक है ना, वो आपने 500 यूरो में बेचा। जब आपका रिवाइज रेट थे तो आपने 25,000 रुपये में बेचा। जब 25,000 रुपये की को अगर हम यूरो में कन्वर्ट करें तो ये जो 25,000 है, इधर समझने वाली बात यह है कि जो आपको 25,000 है इसको 51.75 से डिवाइड मत करना, ठीक है, इसको 51.75 से डिवाइड मत करना। तो देखो इधर समझो, इसको अगर हम यूरो में लेते हैं और यूरो सेल करके कमाते तो 25,000 डिवाइड बाई 51.50 पे ले करो तो 485.43। जो 500 यूरो है वो सेल प्राइस घट के कितनी हो गई 485.44 मान लेते हैं। ये तो इस एक्सचेंज रेट के मुताबिक, जो हमारा न्यू एक्सचेंज रेट है उससे अगर मैं करता, ठीक है, तो जो है 500 यूरो की जगह 485.44 जो हुआ था वो हो जाता 51.75, ये हो जाता 483.09, ठीक है। तो या तो मैं बोलूँ हाँ ठीक है 483.09। चलो मैंने यूरो में कन्वर्ट करा, तो अगर करंट एक्सचेंज रेट होता और एक न्यू एक्सचेंज रेट होता तो ऐसा होता। ये जो प्राइस चेंज हुआ है, ये प्राइस में हुई है कमी 485.44 से 485.09, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो करंट का स्पॉट है और एक नया स्पॉट है, ठीक है, आपने चेंज इन प्राइस, ठीक है, और आपने चेंज इन प्राइस टू यूरो, ऐसा लिख देता हूँ। तो आपने चेंज इन प्राइस टू यूरो करा। अब ये यूरो में करने के बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपका जो है प्राइस तो कम हुआ, अब प्राइस आपका कम हुआ तो डिमांड आपकी बढ़ गई, और डिमांड 1.5 टाइम्स बढ़ गई, मतलब कि जो यूनिट्स 2400 थी वो 1.5 हो गई, और अब वो जो है 3600 हो गई। इन द सेंस देखो अब समझो 1.5 टाइम्स बड़ी है, पर पहले गिरा कितना है उस गिरे का प्रपोर्शन देखें, प्राइस जितना परसेंट गिरा उसका 1.5% डिमांड बढ़ी है। तो 1.5 आपको 2400 का नहीं करना है, समझो ऐसा नहीं करना है। तो पहले तो आप ये निकाल लो कि कितने परसेंटेज से प्राइस गिरा, ठीक है। तो आपका गिरा 0.48%। अब वो गिरा मतलब ऐसा हाई माइनस लो डिवाइड बाय हाई, ऊपर से नीचे गिरा ना, तो आपका यही अपन ने निकाला कि चेंज इन प्राइस है और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब चेंज इन प्राइस है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.48% अपन ने निकाला, 0.48 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.72% हो गया। 2400 यूनिट में 0.72% अगर आप देखो तो 2417 यूनिट्स आ जाएगा। वो इस तरीके से अपना नया यूनिट आ गया, और अपन ने नोट्स में भी ऐसे ही देख के रखा था। तो अब देखो ये क्या हो गया आपका 2417 यूनिट हो गया। अब 2417 यूनिट हो गया, अब क्या करें, अब 2417 यूनिट लो और नया स्पॉट और 6 महीने बाद का उससे कंपेयर करो। तो 2417 यूनिट लिया, ठीक है। तो आपने करा क्या, मैं 2417 कैसे आया अपन कि भैया 25,000 था, मैंने करंट का स्पॉट और जो नया स्पॉट था उसके डिफरेंस से निकाला कि जो चेंज इन वैल्यू है वो ऐसी है, ठीक है। तो ये हमारा 2417, ठीक है, यूनिट है, ठीक है। अब ये जो 2417 यूनिट है, ठीक है ना, ये तो क्या है कि आपने यूरो में कन्वर्ट करके आपने एक निकाला कि कितना इंक्रीज़ है, ठीक है, और आपने ऐसे में 2417 यूनिट निकाला।
अब वो 2417 यूनिट जो है उसको जो है आप अब कैलकुलेशन करो। 2417 यूनिट 2417 यूनिट, ठीक है। आपने कितने सोल्ड करा? 25,000। ये आपकी हो गई सेल, ठीक है। बाय तो अपने 800 में किया था, 800 और बाय करेंगे, ठीक है। तो डॉलर बाय किया होगा और डॉलर बाय तो 27.15 सॉरी 27.75, ठीक है 27.75। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उस 2417 यूनिट है ना, उस 2417 यूनिट से आप जो है 6 महीने बाद का निकालो, ठीक है। और 6 महीने बाद का निकालने के बाद आपकी जो वैल्यू आ रही है 18,72,000 को उस 6 महीने बाद की वैल्यू से माइनस करो। जो डिफरेंस है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर है। तो देखो आपने करा क्या, आपने तो देखो बहुत ही ईजी तो नहीं था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा तो टफ था। आपका एक स्पॉट पे आपको एक करंट स्पॉट दे के रखा था, 6 महीने बाद का दे के रखा था। यही आपको एक नया स्पॉट दे के रखा था और 6 महीने बाद का दे के रखा था। अब नया स्पॉट क्या है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ये था और नया स्पॉट और 6 महीने बाद इस तरीके से आपको दे के रखा था, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब ये है कि जो करंट स्पॉट 6 महीना, नया स्पॉट और 6 महीना, ये स्पॉट तो हमेशा जो है हमारे जो थे, इसमें नया स्पॉट तो रुपीज़ में था, करंट स्पॉट हमारा यूरो में था, ठीक है। और नया स्पॉट हमारा रुपीज़ में था। फिर हमने क्या किया कि यार एक बार ऐसा करो कि इसको चेंज करते हैं। आपने क्या किया कि यार देखो स्टार्टिंग में आपने यूरो में थे बेचा था, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस हो गया, वो प्राइस आपका रुपीज़ हो गया। तो यूरो के हिसाब से एक बार आपने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकाला, फिर एक नया एक्सचेंज रेट हो गया, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस हो गया। तो ऐसे केस में फिर आपने नया एक्सचेंज रेट, आपने एक नया डिफरेंस निकाला। तो पहला ट्रांजैक्शन एक्सपोजर यूरो की सेल प्राइस थी, दूसरा ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कॉन्ट्रैक्टेड रेट की सेल प्राइस थी। वो जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड रेट है जो 25,000 था, ठीक है। तो पहले तो आपको पता है कि उस 25,000 को आपने जो है दोनों के स्पॉट पे रखा। फिर देखा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड रेट 25,000 है, तो अगर मैं यूरो में देखूं तो यूरो में चेंज इन परसेंटेज प्राइस क्या है, अगर मैं यूरो में देखूं तो, ठीक है। जो 500 था वो 500 तो पहले का डिसाइडेड था। मेरा कॉन्ट्रैक्टेड रेट 25,000 है, मैंने उसको यूरो में कन्वर्ट किया, परसेंटेज प्राइस निकाला, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला। उस तरीके से मैंने एक नई यूनिट निकाली। वो नई यूनिट जो मैंने निकाली, ठीक है, उससे मैंने 6 महीने बाद का कैलकुलेशन करा, राइट। और प्रॉफिट बेस्ड ऑन न्यू एक्सचेंज रेट, एक न्यू एक्सचेंज रेट से जो हमारा प्रॉफिट आया था, ठीक है, प्रॉफिट बेस्ड ऑन न्यू एक्सचेंज रेट जिसमें 25,000 था, ठीक है। उसके प्रॉफिट को इसके प्रॉफिट से माइनस करते हुए जो है बचा हुआ हमारा ऑपरेटिंग एक्सपोजर था। तो थोड़ा सा याद करने का है, ठीक है, और याद कर लेना इसको, तो बचा हुआ आपका जो है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो आप समझ रहे हो कि इसमें थोड़ा सा याद करने का है, इन द सेंस कि आपके पास, मैं वापस से बोल देता हूँ, आपके पास क्या था, एक 500 यूरो का आपको दे के रखा था प्राइस, ठीक है, 500 यूरो का प्राइस था। करंट का एक्सचेंज रेट है, 6 महीने बाद का है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकाला। कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, 6 महीने बाद का ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकाला। उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टेड रेट है रुपीज़ में, इससे आपने जो है पहले उसको दोनों को यूरो में कन्वर्ट किया। पहले जो करंट के एक्सचेंज रेट के बेसिस पे यूरो पे कन्वर्ट किया और न्यू एक्सचेंज रेट के बेसिस पे यूरो में कन्वर्ट किया। देखा इलास्टिसिटी थी, डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई करते हुए न्यू यूनिट निकाली। ये जो न्यू यूनिट है इसे 6 महीने बाद का कैलकुलेशन करा कि आपकी डिमांड बढ़ गई है, तो 6 महीने बाद का कैलकुलेशन, डिमांड बढ़ गई 2417 यूनिट, और आपका जो नया, ठीक है, करंट एक्सचेंज रेट था, तो आपने वैसे जो है निकाल लिया। तो पॉइंट ये है कि जो आपका करंट एक्सचेंज रेट, मतलब कि 2 करंट एक्सचेंज रेट थे, एक तो ओल्ड था और एक न्यू था। जो ओल्ड करंट एक्सचेंज रेट था वो सिर्फ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर निकालने के लिए था उस टाइम का, ठीक है। फिर जो है 6 महीने बाद का एक एक्सचेंज रेट था और एक न्यू करंट एक्सचेंज रेट था। ये जो न्यू एक्सचेंज रेट है, इन दोनों एक्सचेंज रेट, करंट और जो न्यू एक्सचेंज रेट है, इसका जो इसकी हेल्प से आपको जो है प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी थी। आपने यूनिट्स निकाली, 6 महीने बाद का कैलकुलेशन किया, और न्यू एक्सचेंज रेट का जो पहले था आपने उस हिसाब से कैलकुलेशन किया, जो 2400 यूनिट था, ठीक है, वो ऐसे आपने जो है ख़त्म किया। और इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर आएगा। थोड़ा सा याद करने का है, पर उसको याद कर लेना। कुछ चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज में ऐसी है जो थोड़ी सी याद करने की है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहता है, ठीक है, ऐसा का ऐसे क्वेश्चन छपने का है, अगर आएगा तो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
जैसे अपना लेट एक्सटेंशन, इन सब में भी ऐसा का ऐसे ही क्वेश्चन आता है, फॉरेन एक्सचेंज में भी ऐसा का ऐसे ही ये ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में आएगा। ये वैसे भी एक अनटच्ड टॉपिक है, कभी आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ट्रांजैक्शन और ऑपरेटिंग एक्सपोजर के क्वेश्चन करे दोनों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है करेंसी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।